मैं आपको बताऊंगा साहब, देखिए मैं मुझे रैशनलाइजेशन की बात कभी समझ नहीं। इसमें क्या है, यू हैव रिजर्वेशन शुड बी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया, इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन सब। यहाँ हम कहते हैं नहीं साहब, जो उड़ी में रहता है, पुंछ में रहता है, राजौरी में रहता है, इसको रिजर्वेशन दे दो। तो श्रीनगर वाला कहाँ जाएगा जो इकोनॉमिकली गरीब है? जम्मू वाला कहाँ जाएगा? बारामूला वाला कहाँ जाएगा? अनंतनाग वाला, कटरा वाला कहाँ जाएगा? तो क्या ये खाली एरिया स्पेसिफिक? फिर एरिया स्पेसिफिक कर दो, सबको हम कहेंगे निकल जाओ श्रीनगर, बारामूला, यहां से निकल जाओ और उन एरियाज में जाओ जहां रिजर्वेशन शुड बी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया। हम इसके खिलाफ नहीं है कि एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी को ना दी जाए, उनको भी बिल्कुल दी जाए, लेकिन उनमें से भी इकोनॉमिक क्राइटेरिया देखा जाए। और बाकी लोग जो है उनको, शहरी श्रीनगर का हाल देखिए, सोपोर का हाल देखिए, अनंतनाग का हाल देखिए, आप जम्मू का हाल देखिए। तो ये वोटों की सियासत कब तक चलेगी? वोटों के लिए रिजर्वेशन इसलिए होनी चाहिए ताकि जो लोग बिल्कुल उस सतह से नीचे हैं, जिनके घर नहीं चल रहे हैं लेकिन पढ़ाई करते हैं, उनको रिजर्वेशन देनी चाहिए। जहां एक मुलाजिम ऑलरेडी है वहां दूसरा क्यों रिजर्वेशन से आ जाए? मुझे बताइए, क्या ये सही नहीं है कि एक ही घर के 10 लोगों को हम रिजर्वेशन के जरिए सरकारी मुलाजमतें देते हैं? मैं सरकार से कहता हूं, दे शुड लुक एट इट। ये डर रहे हैं सब सच बोलने से, इनको लगता है वोट नहीं मिलेगा। शायद अगर बोलेंगे शायद एसटी वाला नाराज हो जाएगा, चाहे वो मेरा गुजर भाई हो या बकरवाल भाई हो या मेरा पहाड़ी भाई हो। अगर एससी वाला वो शायद अगर उसको रिजर्वेशन, भाई साहब रिजर्वेशन एक बार, एक घर को 10-10 बार आप दे दोगे तो फिर तो ये मरेंगे आम लोग। 70% लोगों को आप देते हो। आप अभी आपने देखा नायब तहसीलदार, क्या नाइंसाफी है। फिर ये लोग बंदूक नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे? खुदकुशी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ड्रग्स नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे? बदकिस्मती है, यहाँ की सियासत इन्हीं रिजर्वेशंस पे चलती है, यहाँ की हुकूमतें इन्हीं रिजर्वेशंस की वजह से। इसलिए फिर रिजर्वेशन करो ना, हुकूमत भी रिजर्वेशन, इसमें भी रिजर्वेशन करो कि नहीं साहब ये रिजर्व हमने कर दी है 2 खानदानों के लिए। फिर क्यों वहां पर क्यों नहीं करते हो? वहां पर भी कर दो कि ये रिजर्व है, हुकूमत उन्हीं के लिए। और सर जब तक साहब का सेंसस भी सही, मैं कहता हूं इकोनॉमिक क्राइटेरिया लगाओ। करेक्ट भाई साहब। कोई या मैं जम्मू और श्रीनगर की बात मैं करूंगा, ये बेचारे कहां जाएंगे? इनको क्या, इनको फुटपाथ पे ही सबको बिठाना है, इनको रेडियां ही सबको चलानी है। पोस्ट ग्रेजुएशन करके हम श्रीनगर वाले को तुम्हें रेडी दे दी है ना, बैठो चुप करो, 10,000 रुपया फिर हम कहते हैं ये प्राइम मिनिस्टर की तरफ से तुम्हें इसकी बना मिल रहा है, कोई तुझे सिक्योरिटी। क्या मजाक कर रहे हो? सर कुछ लोग एमपी अगरुल्ला के पास जा रहे हैं, कुछ लोग सीएम के पास जा रहे हैं, क्लियरिटी नहीं है। सर एमपी अगरुल्ला पे एक सवाल है कि हमने देखा पिछली बार कैसे उन्होंने क्रिटिसाइज किया था आपका नाम लेके और कहा था कि अल्ताफ बुखारी जो है कह रहे हैं कि 370 से अब आगे बढ़ के डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए, उस पर उन्होंने तनकीद की थी। और आज वही कह रहे हैं कि हमारी जो पार्टी है अब या सीएम है वो भी अब उसी ट्रैक पे चल रहे हैं। देखिए मैं 2 चीजें कहूंगा। मुझे आगा रूहुल्लाह साहब का बहुत ही एहतराम है, वो एक मजहबी पेशवा भी हैं, ऐसा नहीं है, आगा फैमिली से बिलोंग करते हैं। और मेरा मानना है कि उनके असलाफ ने दीन की खिदमत में काफी काम किया है। लेकिन मुझे सच बोलने के लिए आगा साहब की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं आज वाजिया करना चाहता हूँ, सच के लिए किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। कल भी वही सच था जो अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी ने कहा, आज भी। और मैं साथ ये भी कहता हूं कि अगर आज देर से ही जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को रोशनी दिखी सच की, और अगर वो आज सच बोल रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमें यह है कि आखिरी सांस पे भी अल्लाह कहता है कि अगर आप सच की राह पे चलोगे मैं आपको पिछले गुनाह माफ करूंगा। मैं दुआ गो हूं कि वो यही सच्चाई पे बाकी लीडरों को भी चलाए। और आगा साहब को कहता हूं, आप तो मजहबी पेशवा हो, आप तो इस सच पे चलो ना। आप क्यों अभी भी लोगों को ये दिखा रहे हैं कि मैं कोई रिजर्वेशन पॉलिसी ला कर लाऊंगा, मैं कोई आपको 370 लाऊंगा? ना आप 370 ला सकते हैं, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ला सकती है, ना पीडीपी ला सकती है, कोई नहीं ला सकता। उसे अगर दे सकता था कोई हिंदुस्तान की पार्लियामेंट जिसके आप मेंबर हैं, और मुझे पुख्ता यकीन है आप भी नहीं ला सकोगे वहां से। बल्कि मैं 100% दावा से कह सकता हूं कि
आपकी आवाज उस शोरगुल में सुनाई भी नहीं देगी। यहाँ आप चैनलों पे शोरगुल कर सकते हो, लेकिन वहां पार्लियामेंट में आपकी आवाज न सुनाई देगी, क्योंकि 547 मेंबर में आप एक अकेले मेंबर होंगे या 2 मेंबर होंगे। वो भी उनको भी मालूम है कि ये इसकी मजबूरी है, ये इसकी जरूरत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, कहां, किससे, कैसे दे दोगे आप? क्या करेगी, कहां, कब, क्या आप लोग करोगे? आप 6 महीने, आप इन बच्चों को कह रहे हो कि 6 महीने, क्या करेगी वो स्टैंडिंग कमेटी? तो 8 महीने होने 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, क्या करेंगे? आप भी सच बोलो, लोगों को बोलो जनाब बात सच है। हमें मरकजी सरकार के शाना बशाना काम करना है। हम एक वो ज्योग्राफिकली लोकेटेड जगह है जहां एक साइड से पाकिस्तान, एक साइड से चाइना, दुनिया की सियासत यहाँ खेली जाती है। अभी कौन नाहक बहा यहाँ, हमें कुछ मालूम नहीं, किसी एक कश्मीरी को मालूम नहीं। अगर साहब, काश उन बच्चों के बारे में आप बोलते जो 2019 से बंद है। काश आप उन बुजुर्गों के बारे में बोलते, क्या है जो चीज पॉसिबल है। काश लोगों ने हमारी बात सुनी होती तो आज आप देखते कि अल्ताफ बुखारी ने जनरल एमनेस्टी करवाई होती, और करवाई भी दिल्ली से ही होती। अल्ताफ बुखारी का ये नहीं है कि मैं कोई खुद यहाँ, आई एम नॉट अ पावर इन माई सेल्फ। लोगों के मैंडेट को पावर इस्तेमाल करो, लोगों के मैंडेट को इसलिए इस्तेमाल ना करो कि एक दूसरे पे सियासी सबकत हासिल करने के लिए। मैं आपको कहता हूं, मैं आप सब लीडरों को कहता हूं, पावर हम लिख के दे देंगे, आप ही रखो, लेकिन आप सच बोलो, कसम खाओ सच बोलने की। क्यों? सच बोलने से ही हमारा कौम तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया।